नमस्कार विद्यार्थियों, एक बार फिर स्वागत है आपका एनसीईआरटी स्मार्ट नेटवर्क के यूट्यूब चैनल। विद्यार्थियों, यहाँ पर हम पढ़ रहे थे 12वीं कक्षा के भौतिक विज्ञान का प्रथम चैप्टर जो स्थिर वैद्युतिकी पर आधारित है, स्थिर आवेश पर आधारित है। आवेश की वह अवस्था जिस पर आवेश स्थिर अवस्था में रहता है उस पर आधारित है। तो विद्यार्थियों, हम इस चैप्टर को पढ़ रहे थे विद्युत आवेश एवं क्षेत्र को, जिसमें हमने काफी कुछ नॉलेज ले लिया था। और आज हम पढ़ने वाले हैं गाउस का नियम। हमारे एक वैज्ञानिक आए थे गाउस नाम के, कार्ल फ्रीडरिच गाउस। उन्होंने एक नियम दिया था विद्युत क्षेत्र और विद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध स्थापित करने वाला। तो उस गाउस के नियम को आज हम अध्ययन करेंगे। उसके बाद बैक टू बैक अगली क्लास में गाउस के नियम पर आधारित जो अनुप्रयोग है उन अनुप्रयोगों को भी हम समझेंगे। और इन अनुप्रयोगों को समझने के पश्चात हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है ये खत्म हो जाएगा। उसके बाद कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हम जरूर सोल्व करेंगे और थ्योरेटिकल पोर्शन इसका कंप्लीट हो जाएगा गाउस के नियम के अनुप्रयोगों के बाद। यह हमारे इस चैप्टर का अंतिम टॉपिक है। चलिए विद्यार्थी, मैं शुरू करता हूं अपनी क्लास गाउस के नियम। तो आज का जो हमारा टॉपिक है विद्यार्थियों वो है गाउस का नियम। इंग्लिश अगर आप लिखना चाहें तो गाउस लॉ। देखिए गाउस का नियम होता क्या है। पहले तो गाउस का नियम दिया था एक वैज्ञानिक थे, कार्ल फ्रीडरिच गाउस, उन्होंने दिया था। विद्यार्थियों, जो गाउस का नियम है ये गाउस का नियम दिया गया था एक वैज्ञानिक थे, कार्ल फ्रीडरिच गाउस, उनके द्वारा दिया गया और उनके नाम के आधार पर ही इससे नियम को गाउस का नियम कहते हैं। ये जो विद्यार्थियों गाउस का नियम होता है, ये गाउस का नियम विद्युत आवेश एवं विद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध स्थापित करता है। किसके मध्य? विद्युत आवेश एवं विद्युत फ्लक्स के मध्य। तो गाउस नियम, ये सब चीजें आप लिखते रहना, क्योंकि इसमें छोटा सा क्वेश्चन बनता है तो पूछ सकते हैं आपको कि गाउस का नियम किन दो राशियों में, किन दो भौतिक राशियों में संबंध स्थापित करता है। विद्युत आवेश एवं विद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध स्थापित करता है। तो गाउस का नियम विद्युत आवेश एवं विद्युत फ्लक्स के मध्य संबंध स्थापित करता है। संबंध स्थापित करता। विद्युत आवेश को विद्यार्थी हम किससे लिखते हैं? Q से। और विद्युत फ्लक्स इसको किससे लिखते हैं? फाई से। तो ये Q और फाई के मध्य संबंध स्थापित करता है। और ये संबंध स्थापित कैसे होता है, किन्होंने बताया था? कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने। उनके आधार पर ही इस नियम को नाम दिया गया था गाउस नियम। तो विद्यार्थियों चलते हैं, हम इसकी सबसे पहले परिभाषा लिख लेते हैं किसकी? गाउस नियम की। अपने पेज पर ही लिख देता हूं मैं। परिभाषा की बात कर लेते हैं हम। गाउस नियमानुसार, फिर इसको समझ लेते हैं क्या। गाउस नियमानुसार किसी विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ, देखो ध्यान देना, ये जो गाउस का नियम है विद्यार्थियों, ये बंद पृष्ठ पर ही कार्य करता है, बंद पृष्ठ पर ही लगता है। तो किसी विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ, थोड़ा पेन मोटा कर लेते हैं ताकि आप क्लियर दिखे। बंद पृष्ठ, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे बंद पृष्ठ, ये भी बहुत बड़ा लगता है। बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स, और इस विद्युत फ्लक्स को किससे लिखते हैं विद्यार्थियों?
फाइल्स, ये तो हम पढ़ के आए हैं विद्युत फ्लक्स। विद्युत फ्लक्स क्या होता है? बहना, गुजरना, किसी वस्तु के अंदर से गुजरना। विद्युत क्षेत्र किसी पृष्ठ से गुजरती है तो कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है उसे हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं, पढ़ गए हैं। तो बंद पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान उसमें उपस्थित आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। कैसा होता है? 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। तो ये गाउस का नियम है। गाउस का नियम ये कहता है कि अगर आपके पास कोई एक बंद पृष्ठ है और उस बंद पृष्ठ से कितनी विद्युत क्षेत्र रेखाएं निकल रही है, कितना विद्युत फ्लक्स गुजर रहा है, उसका मान उस पृष्ठ में उपस्थित आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होता है। और ये जो आवेश है, इन आवेशों का विद्यार्थियों यहाँ पर बीजगणितीय योग होता है। आवेशों का कैसा योग होता है? बीजगणितीय योग होता है। तो मैं इसका गणितीय रूप लिख देता हूं। ठीक है, इसका गणितीय रूप क्या हो जाएगा? क्वेश्चन आता है गाउस के नियम का गणितीय रूप लिखिए। कैसे? देखो, हमें क्या संबंध स्थापित करना था? फ्लक्स और क्यू में। तो ये होता तो ऐसे है, फ्लक्स बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है। मान लो ये हमारे पास कोई एक पृष्ठ है, इस पृष्ठ में कुल आवेश क्यू है, इस पृष्ठ में कुल आवेश क्यू है, तो इस पृष्ठ से गुजरने वाले फ्लक्स का मान हो जाएगा क्यू। और क्यू जो है कुल आवेश, उसमें उपस्थित आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा। तो इसका गुणा करेंगे हम किससे? 1/एप्सिलॉन नॉट से। तो फ्लक्स जो है वो हो जाएगा क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। समझ रहे हो बात को? मान लेते हैं मेरे पास कोई एक पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, इस पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा? विद्युत फ्लक्स का मान होगा विद्यार्थी इसमें उपस्थित आवेशों का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा। कितना हो जाएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा। यहां तक कोई समस्या आपके नहीं रहनी चाहिए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन ऑफ के रूप में। कैसे? समेशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये जो समेशन ऑफ क्यू है विद्यार्थियों, ये समेशन ऑफ क्यू हमें ये बताता है कि जो बंद पृष्ठ है, इस बंद पृष्ठ में अभी तो हमने एक ही आवेश माना है क्यू। बंद पृष्ठ में अभी तो हमने एक आवेश क्यू ही माना है। मान लो यहां पर बहुत सारे आवेश है, प्लस में भी हो सकते हैं, माइनस में भी हो सकते हैं। तो इस समेशन ऑफ क्यू का मतलब होता है कि सभी का बीजगणितीय योग हो जाएगा। सभी का क्या हो जाएगा? बीजगणितीय योग होगा। और मैंने आपको पहले बताया बीजगणितीय योग से मतलब होता है विद्यार्थियों कि हम उन्हें उनके चिन्हों के साथ जोड़ रहे हैं। अगर कोई ऋणावेश के रूप में है तो चिन्ह माइनस लेके, और प्लस में है, धनावेश में है तो प्लस लेके, चिन्हों के साथ जोड़ेंगे, उसे ही हम उसका बीजगणितीय योग कहते हैं। तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स का मान है वो उसमें उपस्थित सभी आवेशों के बीजगणितीय योग का क्या हो जाएगा? 1/एप्सिलॉन नॉट गुना हो जाएगा। तो यहां पर मेरा उपस्थित आवेशों के बीजगणितीय योग का यहां पर लिख लेना, आवेशों के बीजगणितीय योग का 1/एप्सिलॉन नॉट गुना होता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? होती क्या है कि ये जैसे हमारे पास कोई पृष्ठ है, इस पृष्ठ में कोई आवेश है, बहुत सारे प्लस माइनस आवेश पड़े होंगे, एन आवेश है, तो इसमें से गुजरने वाला जो विद्युत फ्लक्स है उसका मान, ये जितने भी आवेश है उनका बीजगणितीय योग का मतलब समेशन ऑफ क्यू का 1/एप्सिलॉन नॉट गुणा होगा विद्यार्थी। क्लियर हो गया? यही गाउस का नियम है, यही सब कार्ल फ्रीडरिच गाउस ने बताया था किसी बंद पृष्ठ के लिए। ये विशेष तौर पे ध्यान रखना कि गाउस का नियम बंद पृष्ठ पर लागू होता है। अगर कहीं बंद पृष्ठ नहीं है तो हम परिकल्पना करते हैं वहां पर एक बंद पृष्ठ की, उसे गाउसियन पृष्ठ कहा जाता है। जिस बंद पृष्ठ की हम कल्पना करते हैं उसे क्या कहा जाता है विद्यार्थियों? गाउसियन पृष्ठ कहा जाता है। क्लियर है बात? समझ में आ जाना चाहिए। चलिए फिर आगे चलते हैं। हाँ, मैं यहां लिख देता हूं आपकी ये गाउस की पृष्ठ वाली बात। यहां बंद पृष्ठ को
गाउसियन पृष्ठ कहा जाता है। बंद पृष्ठ को क्या कहा जाता है? गाउसियन पृष्ठ कहा जाता है। कौन सा पृष्ठ? गाउसियन पृष्ठ। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर चलते हैं हम आगे की ओर। यहां तक क्लियर होगी बात? देखिए, अब मैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करने वाला हूं यहां पर। देखिए, कौन से तथ्य हैं जो हमें गाउस का नियम समझाता है, हमें ध्यान रखना है। तो मैं यहां लिख देता हूं महत्वपूर्ण तथ्य। किससे रिलेटेड है विद्यार्थियों? गाउस के नियम से। पहला जो तथ्य है वो आपको क्या कहता है? गाउस के नियम में हम एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं। किसकी कल्पना करते हैं? बंद पृष्ठ की। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि गाउस का नियम बंद पृष्ठ पर लागू होता है, अर्थात यहां बंद पृष्ठ की कल्पना की जाती है, जिसे जिसे क्या कहेंगे विद्यार्थियों? गाउसियन पृष्ठ कहा जाता है। जिसे गाउसियन पृष्ठ कहा जाता है। क्लियर हो जानी चाहिए बात। क्या कहा जाता है? गाउसियन पृष्ठ कहा जाता है। हम इसमें किसी भी बिंदु के आसपास में एक बंद पृष्ठ की कल्पना करते हैं, मानकर चलते हैं कि यहां पर कोई बंद पृष्ठ है। उस बंद पृष्ठ को हम क्या कहते हैं? गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। गाउस का जो नियम है वो बंद पृष्ठ वाले क्षेत्रफलों पर ही लागू होता है विद्यार्थी। चलिए अगली बात, गाउस के नियम में, इसमें गाउस के नियम में समेशन क्यू का मतलब, क्यू का अर्थ आवेशों के बीजगणितीय योग से होता है। आवेशों के बीजगणितीय योग से होता है। गाउस के नियम से समेशन क्यू का अर्थ, किसका? समेशन क्यू का। समेशन क्यू का अर्थ किससे मतलब रखता है? गाउस के नियम में समेशन क्यू का मतलब हमें यह बताता है कि हमने इस पृष्ठ में उपस्थित सभी आवेशों का बीजगणितीय योग किया है। सभी आवेशों का क्या किया है? बीजगणितीय योग किया है। और बीजगणितीय योग का मतलब होता है बच्चों कि उन सभी आवेशों को उनके चिन्हों के साथ हम जोड़ रहे हैं। क्लियर हो गई ये बात? तीसरा पॉइंट में लिखता हूं यहां पर, जो आपका गाउस का नियम है, गाउस का नियम सदिश राशियों के लिए गाउस का नियम सदिश राशियों के लिए वैध होता है विद्यार्थी। सदिश राशियों के लिए वैध होता है। इसका मतलब है कि ये अदिश राशियों के लिए काम नहीं करता। आपसे पूछ लिया जाता है कि गाउस का नियम कौन सी राशियों के लिए वैध होता है? सदिश राशियों के लिए वैध होता है विद्यार्थी। तथा उन्हें कूलॉम के व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करनी चाहिए। व्युत्क्रम वर्ग के नियम की पालना करनी चाहिए। देखो मैंने कूलॉम आपको क्लियर भी लिख दिया है, पालना करनी चाहिए। ये व्युत्क्रम वर्ग का नियम कौन सा विद्यार्थियों? ये कूलॉम का नियम ही है। कूलॉम का जो नियम है उसे ही हम क्या कहते हैं? व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि जब हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर होता है। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो उन दोनों के मध्य, सॉरी तीव्रता नहीं बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, कूलॉम का नियम तो बल के बारे में है, तो दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल जो है वो उन दोनों आवेशों के गुणनफल के जो क्या होता है समानुपाती होता है Q1 Q2, और उन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों आवेशों के मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये चीज हमने पढ़ी थी विद्यार्थी। चलिए फिर आगे चलते हैं, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट है विद्यार्थियों, गाउस नियमानुसार, गाउस नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स, गाउस नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ का विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेशों की प्रकृति, आवेशों और आवेशों की प्रकृति पूरा लिख देता हूं, आवेशों की मात्रा, आवेशों की प्रकृति, आवेशों की प्रकृति तथा माध्यम भी हो जाएगा, आवेशों की प्रकृति तथा माध्यम पर निर्भर करता है। देखिए मैंने कौन सी लाइन लिखी, क्या मतलब है समझने की कोशिश कीजिए। गाउस के नियमानुसार किसी बंद पृष्ठ में विद्युत फ्लक्स जो होगा, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाएं होगी, किसके कारण होगी, आवेशों के कारण। तो जितने ज्यादा आवेश विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उतनी ज्यादा, जितने कम आवेश विद्युत क्षेत्र रेखाएं भी उतनी ही कम। इसका मतलब ये हो गया कि फ्लक्स का मान परिवर्तित रहेगा, डिपेंड करेगा कि आवेश की मात्रा कितनी है। फिर दूसरी बात, ये तो हो गया आवेश की मात्रा पर डिपेंड करेगा कि आवेश ज्यादा तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा, फ्लक्स ज्यादा, आवेश कम विद्युत क्षेत्र रेखाएं कम, फ्लक्स कम। दूसरा आवेशों की प्रकृति पर, इस पर डिपेंड करेगा विद्यार्थियों, आवेशों की प्रकृति पर। प्रकृति का मतलब है कि ज्यादा धनावेश है और ऋणावेश भी है, तो वो एक दूसरे की विद्युत क्षेत्र रेखाओं को निरस्त कर देंगे, और जितना डिफरेंस कम होगा उतनी ही ज्यादा विद्युत क्षेत्र रेखाएं ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि आवेशों की प्रकृति पर भी डिपेंड करेगा और माध्यम पर निर्भर करेगा। माध्यम पर कैसे निर्भर करता है, देखिए अभी देखते हैं। माध्यम पर विद्यार्थियों ऐसे निर्भर करता है, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखा था, हमने लिखा कि जो विद्युत फ्लक्स का मान है निर्वात में, वो हमने ऐसे लिखा था समेशन Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये तो जो विद्युत फ्लक्स का मान है विद्यार्थियों बंद पृष्ठ में निर्वात में है, ये कहां पर है, निर्वात। अब मैं अगर इसको लिखना चाहता हूं माध्यम में, कहां लिखना चाहता हूं, माध्यम में, यदि बंद पृष्ठ में माध्यम भर दिया जाए, बंद पृष्ठ में माध्यम भर दिया जाए, माध्यम भर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, देखो विद्यार्थियों, फाई बराबर हो जाएगा समेशन ऑफ Q अपॉन में एप्सिलॉन। यहां पर देखो ये एप्सिलॉन जो है वो निर्वात की विद्युतशीलता है, हमने पढ़ लिया था इसके बारे में। ये एप्सिलॉन निर्वात की विद्युतशीलता, एप्सिलॉन नॉट जिसको हम कहते हैं निर्वात की विद्युतशीलता, यहां सिर्फ एप्सिलॉन लिखा है मैंने, या मैं यहां पर एप्सिलॉन एम भी लिख सकता हूं। वो होती है माध्यम की विद्युतशीलता विद्यार्थी, क्या होती है, माध्यम की विद्युतशीलता। और हम इसके बारे में यहां लिख देता हूं, देखिए हम इसके बारे में इतना तो जानते हैं
कि ये जो आपका एप्सिलॉन है, ये एप्सिलॉन माध्यम की विद्युतशीलता, ये एप्सिलॉन क्या होता है विद्यार्थियों, ये होता है एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर। किसके बराबर होता है, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर के बराबर। तो मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूं, समेशन ऑफ क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। ये क्लियर हो जाना चाहिए। ये माध्यम पर भी निर्भर इस तरीके से करेगा, माध्यम बदलेगा, एप्सिलॉन एम का मान बदलता जाएगा, तो इस प्रकार से विद्युत फ्लक्स का मान भी परिवर्तनशील होगा, माध्यम पर निर्भर करेगा। इस तरीके से आपकी समझ आ जाना चाहिए। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर हो गया। चलिए अब हम करते हैं कूलॉम नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति कैसे हुई थी, कैसे निकला था। तो मैं हेडिंग डाल देता हूं, कूलॉम नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति। देखो विद्यार्थियों, हीडिंग से ही आपको पता चल रहा होगा कि हमें कहीं ना कहीं कूलॉम के नियम का सहारा लेना है, और कूलॉम के नियम की सहायता से हमें क्या करना पड़ेगा, हमें गाउस के नियम की उत्पत्ति करनी पड़ेगी। फाई बराबर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट निर्वात के लिए निकालना पड़ेगा। तो हम वही डेरिवेशन कर रहे हैं इसके लिए। देखिए मैं यहाँ पर आपकी की जो फालतू की थ्योरी है वो तो पुट नहीं कर रहा हूं, आप सुनते जाना। फिर इसके अलावा हम हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जो कि आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, उस पर भी डाल रहे हैं। तो आपको वहां पर हैंड रिटन नोट्स मिल जाएंगे। अगर आपको चाहिए तो आप उससे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहां पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के कंप्लीट हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। तो अभी मैं यहाँ पर पूरी थ्योरी पुट नहीं कर रहा हूं, मैं यहाँ पर एक प्रश्न मान रहा हूं। मान लो ये मैंने कोई एक प्रश्न ले लिया, ऐसा ही रैंडमली कोई प्रश्न ले लिया, और इस प्रश्न में यहाँ पर बिंदु O है जहां पर मैंने एक आवेश Q लिया है। यहाँ बिंदु O है जहां पर मैंने एक आवेश क्या ले लिया विद्यार्थियों, Q आवेश ले लिया। और इस Q आवेश के बाद यहाँ पर मैंने एक अल्पांश ले लिया है। क्या ले लिया है, अल्पांश। यहाँ एक अल्पांश टुकड़ा ले लिया है, जहां पर मुझे क्या ज्ञात करना है, पहले तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। किसके कारण, इस आवेश Q के कारण। तो देखिए ये जो मैं बना रहा हूं, ये जो आकृति, यहां पर ये जो कोण है, ये कोण विद्यार्थियों ध्यान रखना, ये घन कोण या ठोस कोण आपने पढ़ा होगा, जिसको हम बी ओम से दर्शाते हैं। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा घन कोण क्या होता है, ठोस कोण क्या होता है। तो वही घन कोण या ठोस कोण है, क्योंकि आकृति जो है वो 3D में है विद्यार्थियों। और मैंने यहाँ पर एक इस तरीके से फैली हुई आकृति दी है, जिसके बीच का पूरा जो कोण है वो घन कोण या ठोस कोण जिसको हम कहते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूं आपके, ये आपका घन कोण है। कौन सा कोण है विद्यार्थियों, घन कोण, या इसको कहा जाता है ठोस कोण। क्या कहा जाता है, ठोस कोण। यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। यहां मैंने एक बिंदु लिया है, इस टुकड़े पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस आवेश Q के कारण, पेन चेंज कर दूं आपको जो क्लियर दिख जाए, इस बिंदु आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये होगी E। और इस पर हम इसका ले लेते हैं क्षेत्रफल सदिश dA सदिश, क्योंकि अल्पांश टुकड़ा लिया है, पूरा मैंने क्षेत्रफल नहीं लिया, यहाँ सिर्फ अल्पांश टुकड़ा लिया है। तो जो क्षेत्रफल है उसका पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है उसमें से मैंने क्या ले लिया यहाँ पर dA, और ये जो दोनों के बीच का कोण है उसको मान लेते हैं कितना है, थीटा है। दोनों के बीच का जो कोण है विद्यार्थियों वो कितना है, थीटा है। तो अब देखिए सबसे पहले हम निकाल लेते हैं अल्पांश क्षेत्रफल पर, जो अल्पांश क्षेत्रफल है उस पर, इस अल्पांश क्षेत्रफल पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चलिए मैं पेन चेंज करके लिख देता हूं, यहां पर यहीं पर लिख देता हूं, अल्पांश क्षेत्रफल। अल्पांश क्षेत्रफल कौन सा, dA पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। देखिए विद्यार्थी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हमने पहले ही पढ़ा था, E बराबर, ये जो दूरी है ना,
यहाँ आवेश Q से इस अल्पांश तक की ये स्मॉल r मान के चल रही है, ये जो दूरी है वो कितनी है, स्मॉल r। तो यहाँ पर वही काम करेगा बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। बिंदु आवेश कौन सा, Q के कारण इसके पृष्ठ पर कोई हमने थोड़ा सा अल्पांश ले लिया, छोटा सा टुकड़ा ले लिया, उस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है वो ज्ञात करनी है, तो फॉर्मूला लगा दो, हमने पहले पढ़ रखा है। तो क्या हो जाएगा विद्यार्थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा Q अपोन में दूरी कौन सी है, r स्क्वायर। समीकरण 1 नाम दे दिया। यहां तक कोई समस्या आपके नहीं होनी चाहिए, क्लियर है। अब देखो हमने विद्युत फ्लक्स भी पढ़ रखा है, क्या पढ़ रखा है, विद्युत फ्लक्स। तो सीधा लिख दूं विद्युत फ्लक्स, या आप ऐसे बोल सकते हो घनकोण d ऑन से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। तो क्या हो जाएगा, फाई। फाई का मान हमने क्या पढ़ रखा है, चलिए मैं इसको पूरा लिख देता हूं, पूरा लिख देते हैं आपके। अल्पांश से संबंध विद्युत फ्लक्स, अल्पांश से संबंध विद्युत फ्लक्स कितना हो जाएगा, डी फाई। देखो अल्पांश है तो अल्पांश के कारण विद्युत फ्लक्स भी अल्पांश ही होगा, और अल्पांश को हम डी फाई से लिख देते हैं, डेल फाई से लिख देते हैं, छोटे से भाग को हम डी फाई से। डी फाई का मतलब है ये फाई का छोटा सा भाग है, डी क्यू का मतलब है आवेश का छोटा सा भाग है, डी ए का मतलब है क्षेत्रफल का छोटा सा भाग है। तो ये अल्पांश ले लिया हमने डी, और इसका जो फॉर्मूला होता है विद्यार्थियों वो हमने पढ़ लिया E डॉट डीए। देखो अल्पांश फ्लक्स है, फ्लक्स का भी छोटा सा भाग लिया, क्षेत्रफल कितना, अल्पांश, तो अल्पांश, अच्छा लिखा ही नहीं है यहाँ पर, अल्पांश से संबंध। तो देखो यहां पर ऐसे लिखना है, अल्पांश क्षेत्रफल संबंधित, या संबंध एक ही बात है, विद्युत फ्लक्स, ये हो जाएगा डीए, और कोस थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा। बताओ यहां कोई समस्या है क्या, इसको मैंने समीकरण 2 नाम दे दिया, क्या दे दिया, समीकरण 2 नाम दे दिया। अब हम समीकरण 1 से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समीकरण 2 में पुट कर देते हैं, कुछ भी नहीं करना है। देखो ध्यान रखो, हमने करना क्या था, कूलॉम नियम से गाउस के नियम की व्युत्पत्ति करनी है, कोई समस्या नहीं है। हमें पता है कि हमने एक कोई पृष्ठ ले लिया, इस पृष्ठ पर हमने एक अल्पांश ले लिया, पृष्ठ के अंदर हमने आवेश Q ले लिया, Q के कारण इस अल्पांश पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, क्योंकि हमने पढ़ा है बिंदु आवेश के कारण बिंदु से r दूरी पर, या आवेश से r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर। तो हमने यही लगा दिया, देखो E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ये आवेश, जिस आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, और r स्क्वायर इस आवेश से इस बिंदु की दूरी, r स्क्वायर, क्लियर। फिर हमें विद्युत फ्लक्स में संबंध स्थापित करना था, तो हम यहां पर ले लेते हैं अल्पांश क्षेत्रफल, इस क्षेत्रफल से संबंधित, इस क्षेत्रफल से संबंधित विद्युत फ्लक्स, मतलब ये पूरा क्षेत्रफल है, तो इनमें से हमने मान लो ये छोटा सा ले लिया, ये 2 उंगली बड़ा मान लो इतना सा लिया है, तो इससे संबंधित विद्युत फ्लक्स कितना है। जब हम इस अल्पांश के कारण का विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे तो समाकलन करेंगे, समाकलन करके पूरे क्षेत्र से संबंधित विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कर लेंगे, क्लियर है ये बात। चलिए, तो ये समीकरण 2 आ गई हमारे पास। अब मैं यहां रख देता हूं समीकरण 1 से मान समीकरण 2 में रखने पर, देखो 1 से 2 में रखेंगे तो 2 का तो है अपने पास डी फाई बराबर ई का मान 1 से उठा दो, 1 से कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में r स्क्वायर, ये तो हमने ए का मान रखा है, बाकी का जैसा है वैसा ही पुट कर दो। तो ये बाकी का हमने रख दिया डी ए कोस थीटा, डी ए कोस थीटा। यहां तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए, फटाफट देखो देखें समझ में आ जाना चाहिए, डी ए कोस थीटा, r स्क्वायर अपनी जगह है ही। तो अब हमें यहां पर क्या करना है, संपूर्ण पृष्ठ का निकालना है। तो संपूर्ण पृष्ठ के लिए हम क्या कर लेंगे विद्यार्थियों, समाकलन करना है। ये तो भाई अल्पांश का है डी फाई, तो संपूर्ण पृष्ठ से संबंध क्या निकालेंगे, विद्युत फ्लक्स। मेरे ख्याल से यहां दिख रहा होगा आपको,
विद्युत दिख रहा है, कोई समस्या नहीं है, विद्युत फ्लक्स। तो इसका क्या करेंगे, समाकलन कर लेंगे डी फाई। देखो एक बात और ध्यान रखना, ये जो समाकलन है ना, इस समाकलन को ऐसे नहीं लिखना है, इसको लिखना ऐसे, ये गुणा करना है। इस गुणे का मतलब ये है विद्यार्थियों कि ये समाकलन हम जो कर रहे हैं ना, वो बंद पृष्ठ के लिए कर रहे हैं। जो हमने पृष्ठ लिया है ना, संपूर्ण पृष्ठ, वो पृष्ठ हमारा कैसा है, बंद पृष्ठ है। अगर खुला पृष्ठ हो तो सिर्फ हम समाकलन लगा देंगे, लेकिन बंद पृष्ठ है तो समाकलन के बीच में हमें घोड़ा लगाना। इसका मतलब ये है कि ये जो समाकलन आप कर रहे हो ये बंद पृष्ठ के लिए हो रहा है, और गाउस का नियम सिर्फ और सिर्फ काम करता है विद्यार्थी बंद पृष्ठ के लिए। तो हमने यहाँ पर बंद पृष्ठ लगा दिया, तो ये हो जाएगा देखो समाकलन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में आर स्क्वायर डी ए कोस थीटा। देखो अब इसमें से जो चीजें कॉमन है वो हम बाहर ले लेते हैं। तो आपके पास फाई बराबर, देखो डी फाई का तो बंद पृष्ठ के लिए फाई हो जाएगा, क्योंकि डी फाई तो है एक बंद पृष्ठ में से छोटे से भाग से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, और फाई है संपूर्ण पृष्ठ, और हम संपूर्ण का निकाल रहे हैं, तो संपूर्ण पृष्ठ में निकलने वाला विद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। यहाँ पर देखो क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये तो कॉमन है, बाहर आ जाएगा, इसमें तो परिवर्तन हो ही नहीं रहा। अब बचा क्या है, बचा ये ऐसा डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर, डी ए कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यहां से फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यहां तक समझ में आ जाना चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? चलिए मैं इसको थोड़ा सा छोटा करके यही एडजस्ट करने की कोशिश करता हूं, क्योंकि अब हमारे ज्यादा डेरिवेशन रहा नहीं है, थोड़ा सा ही बचा है। चलिए हो गया। देखिए हमने निकाल लिया था यहां पर फाई बराबर क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट समेशन ऑफ डी ए तो ये क्षेत्रफल का अल्पांश भाग है, कोस थीटा अपॉन में आर स्क्वायर। यहां तक निकाल लिया था विद्यार्थी, ध्यान रखना बंद पृष्ठ के लिए समाकलन में यहाँ पर क्या आ जाएगा, गोला आ जाएगा, क्योंकि ये किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, बंद पृष्ठ के लिए ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है यहां तक। चलिए अब देखो क्या हो जाएगा, इसको सोल्व कर लेते हैं, पेन चेंज कर लेता हूं। अब देखो ये जो आपने लिखा यहां पर घन कोण या ठोस कोण की परिभाषा से, घन कोण या ठोस कोण की परिभाषा हमें क्या कहती है, वो हमें ये कहती है विद्यार्थियों की जो समाकलन बंद पृष्ठ का जो हो रहा है, उसमें जो आपने अल्पांश क्षेत्रफल डीए और कोस थीटा का गुणा अपॉन में आर स्क्वायर लिया है, ये बराबर होता है किसके, ये ठोस कोण या घन कोण के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ठोस कोण या घन कोण। ये हमने ज्ञात किया था ना थोड़ी देर पहले, ठोस कोण या घन कोण के बराबर होता है। इसकी मैं क्लोन बना लेता हूं, और क्लोन बना के ये आ गया। यहां मैं इसको थोड़ा सा फिर से बड़ा कर देता हूं ताकि आपको डायग्राम पूरा दिख जाए। दिख रहा है? चलो इतनी जगह हमारे काम आ जाएगी, कोई समस्या नहीं है। देखो अब मैं किसकी बात कर रहा था, मैं इस कोण की बात कर रहा था। ये वाला जो कोण है ना, यहाँ पर इसको तो डिलीट ही कर देता हूं, गड़बड़ कर रहा है। ये वाला कोण है ना विद्यार्थी, इसको अब ठीक है। ये वाला कोण, ये मैंने कहा ना, ये जो मैं कोण ले रहा हूं, ये सिर्फ कोण नहीं है क्षेत्रफल का, ये ऐसा कोण है। मान लो ये इस तरीके से, ये जो कोण है ना पूरा, ये कोण है, इसे घनकोण कहते हैं। और घनकोण की परिभाषा से ये कहते हैं जो अल्पांश का क्षेत्रफल है cos थीटा को r स्क्वायर का समाकलन करते हैं, वो इस घनकोण के बराबर होता है। तो घनकोण की क्या होता है विद्यार्थियों, बराबर। तो मैं इसको समीकरण में पुट कर देता हूं, किससे में, ये जो अभी हमने निकाली इस समीकरण में पुट कर देता हूं। तो देखो हमारे पास हो जाएगा फाई बराबर क्यू अपॉन में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ जो समाकलन ऑफ डी ए कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, इसकी जगह आ जाएगा घनकोण डी
ओम जिसको लिखते हैं डी ओम, ये हमारा घनकोण है। यहां तक आपकी कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए। अब देखिए ये जो संपूर्ण पृष्ठ है ना घुमा हुआ, एक बिंदु पर, किसी बिंदु पर पृष्ठ पर जो संपूर्ण टोटल घनकोण का मान है वो कितना होता है, 4 पाई होता है। तो मैं यहां लिख देता हूं, देखिए किसी एक बिंदु पर घनकोण का मान 4 पाई होता है, ये ध्यान रखना है। ये जो एक बिंदु है ना उस पर घन कोण का मान कितना होता है विद्यार्थियों, 4 पाई के बराबर होता है। तो मैं इसकी जगह क्या रख सकता हूं, 4 पाई। तो आपके पास डी पाई बराबर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी जगह आ जाएगा 4 पाई। क्या आ जाएगा, 4 पाई। यहां तक क्लियर है? तो फिर तो कोई समस्या ही नहीं। अब देखिए 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा और निकल जाएगा पाई बराबर क्यू अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारा किसका नियम है, यही गाउस का नियम है, यही गाउस का नियम है विद्यार्थियों। ये हमने उत्पत्ति कर दी है गाउस के नियम की। समझ में आ गया? फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। और मेरे ख्याल से यहां तक की क्लास आपको समझ में आ गई होगी। अब हमें पढ़ना है गाउस के अनुप्रयोग। 3 अलग अलग अनुप्रयोग हैं, वो पढ़ने हैं। चैप्टर के लास्ट 3 टॉपिक है जो गाउस के 3 अलग अलग अनुप्रयोग है, उनके बारे में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम की तरफ से। ये जो आपका गाउस का नियम और गाउस के जो अनुप्रयोग है वो। आज की क्लास के लिए धन्यवाद।